नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी विद हेमा कड़ाकोटी में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप सो कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो स्टडी है उसे लगातार करते जा रहे होंगे, निरंतर रूप से पढ़ते जा रहे होंगे और नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। तो इन्हीं नोट्स की लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था मिस्र बंधु तक। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन हम संक्षिप्त रूप से यहाँ पर करेंगे। आप सभी नोट्स भी बनाते रहिएगा और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें मैंने हाईलाइट किया है। तो स्पेशल नोट आप बनाते रहिए ताकि आपको एग्जाम के लिए आसानी हो और आप अच्छे से चीजों का अध्ययन कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ते हुए हम जानते हैं कि उनके हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है किस आधार पर लिखा है, क्या उनका दृष्टिकोण रहा, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 ईस्वी में लिखा। तो कब लिखा दोस्तों? सन 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, 1929 में लिखा। किसकी भूमिका के रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, तो हम इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में नहीं मान सकते हैं। जब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो वो एक पुस्तक लिख रहे पुस्तक जो हिंदी शब्द सागर की शब्द सागर है उसकी भूमिका लिखने के लिए शुक्ल जी को कहा गया। तो शुक्ल जी ने जो भूमिका लिखी वो हिंदी साहित्य का इतिहास वो अपने आप में एक पुस्तक के रूप में उन्होंने बाद में उसे स्वतंत्र रूप से लिखा, लेकिन पहले उसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखा गया। ठीक है, बाद में इसे विस्तृत कर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में अंगीकार कर लिया गया। आज भी निर्विवाद रूप से यह सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास लेखनारंभ में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपना दृष्टिकोण लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखना है तो हमें किस तरीके से लिखना है, हमें क्या सोचकर लिखना है। कहते हैं जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ये जो विचारधारा है उसके बारे में बताया कि कैसे हमें मतलब साहित्य इतिहास लिखने में हमारे लिए जो जनता है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्या क्या सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार हम लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम उपयुक्त कथन में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जो भी शुक्ल जी ने कहा है उसके अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष इस प्रकार निकल सकता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की सामाजिक वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो साहित्य है वहां के सामाजिक वृत्तियों का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। बिल्कुल जैसे हम अपने प्रतिबिंब को शीशे में देखते हैं ना तो बिल्कुल एज इट इज लगते हैं, तो वैसे ही अगर हमें साहित्य के देश के साहित्य के बारे में जानना है तो वहां के समाज, वहां की जो जनता है वो उसका प्रतिबिंब होती है। ठीक है, सामाजिक वृत्तियों में परिवर्तन के अनुरूप ही साहित्य में परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे जैसे सामाजिक जो समाज बदलते जाएगा वैसे वैसे साहित्य में भी क्या होगा? परिवर्तन होता चला जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हम क्या कहते हैं स्कूल में, गुरुकुल में ऐसे पढ़ते थे, है ना। पहले बहुत पहले तो गुरुकुल में पढ़ा करते थे, फिर स्कूल चले, अब ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता चला जाएगा वैसे वैसे लोगों की विचारधारा, लोगों के सोच, लोगों के समझने की जो क्षमता है, तर्क शक्ति है, उन सब में परिवर्तन होता चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि सामाजिक वृत्तियों में
सामाजिक वृत्तियों में परिवर्तन के अनुरूप ही साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। सामाजिक मनोवृत्तियां राजनीतिक, सांप्रदायिक, धार्मिक आदि कारणों से बदलती हैं। जो समाज में जो समाज की जो मनोवृत्ति है, जो समाज का मन है, वो राजनीतिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, अन्य कई कारणों से क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, आगे फिर हम बात करते हैं। साहित्य इतिहास से तात्पर्य है कि मनोवृत्तियों में परिवर्तन कैसे हुआ और उनमें उनके परिवर्तित होने से साहित्य कैसे परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो इसमें है क्या कह रहे हैं कि साहित्य इतिहास से तात्पर्य, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बताता है कि मनोवृत्तियों में परिवर्तन कैसे हुआ और उनके परिवर्तन होने के कारण क्या क्या रहे, कैसे रहे, इन सब के बारे में बताया जाता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर शुक्ल जी ने 900 वर्षों के साहित्य को सामाजिक व काव्यशास्त्रीय मानकों पर विश्लेषित करते हुए अपने ग्रंथ में समायोजित किया। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी ने 900 वर्षों के साहित्य को, ठीक है, 900 वर्षों के साहित्य को सामाजिक व काव्यशास्त्रीय मानकों पर, समाज के आधार पर और काव्यशास्त्रीय मानकों के आधार पर विश्लेषित करते हुए अपने ग्रंथ में क्या किया है, समायोजित किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अगर बच्चा आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको जो विस्तृत नोट्स, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित सारे नोट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपने नियर डियर जितने भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरीके से आपको विस्तार पूर्वक नोट्स मिलेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एलटी हो, लेक्चरर हो या फिर आपका नेट का एग्जाम हो, उन सबके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन में उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। शुक्ल जी का इतिहास संबंधी दृष्टिकोण प्रत्यक्षवादी, विधेयवादी है। कैसा है, विधेयवादी। विधेयवादी से आशय यहाँ पर किसी कार्य या घटना की व्याख्या वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करना। इसमें किसी रचना का मूल्यांकन जाति, समाज, वातावरण, मनोवृत्ति के निर्धारक तत्व तथा रचना के क्षण, समय के आधार पर किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो शुक्ल जी का इतिहास संबंधी दृष्टिकोण कैसा है, तो कैसा है, प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी। विधेयवादी दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, जो घटनाएं हैं, घटनाओं की व्याख्या वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करने, मतलब जो विधेयवादी है उसमें क्या होता है, जो घटनाएं होती हैं या फिर जो भी घटनाएं और उस समय की जो घटित घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की व्याख्या वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर किया जा सकता है। किसी रचना का मूल्यांकन, कोई भी रचना हो उसका मूल्यांकन समाज के आधार पर, जाति के आधार पर, वातावरण, मनोवृत्तियों के निर्धारण पर, उस समय के समाज की क्या मनोवृत्ति है उनके निर्धारण पर, निर्धारक तत्वों के आधार पर किया जाता है। और उसमें देखो दोस्तों, समय का भी विशेष ध्यान कि किस समय वह रचना लिखी गई है ना, समय का भी उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है कि किस समय, क्षण, यहाँ पर क्षण मैंने लिखा हुआ है, क्षण का अर्थ यहाँ पर समय से है, तो यहाँ पर समय का भी ध्यान यहाँ पर दिया जाता है कि उस समय कैसा चल रहा था, समाज कैसा चल रहा था, लोगों का वातावरण कैसा था, मनोवृत्तियां कैसी थी, जाति और मूल्यांकन कैसे, ये सारी चीजों का ध्यान वहां पर, इन सारी चीजों से वहां पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सारे निर्धारक तत्व क्या है, वहां पर है। अब बात करते हैं हम, एक नोट यहां पर मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, यह पाश्चात्य चिंतक तेन की अवधारणा है। जो भी ये जो विधेयवादी अवधारणा है ना, जिसमें कि हम मूल्यांकन करते हैं वो जाति, समाज, वातावरण, मनोवृत्ति, इन सारी चीजों से करते हैं। ये जो अवधारणा है ये तेन की अवधारणा है, जो पाश्चात्य चिंतक तेन है उनकी अवधारणा है, तेन की अवधारणा है। और शुक्ल जी तेन से बहुत प्रभावित थे, है ना, जो पाश्चात्य चिंतक तेन है तो उनसे ये बहुत प्रभावित थे। आगे हम देखते हैं, शुक्ल जी ने रचनाकारों की जीवनी लिखने के बजाय रचनाओं के मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया है। शुक्ल जी की अगर हम लेखन की एक विशेषता बताएं तो उन्होंने मतलब रचनाकारों की जीवनी लिखने के बजाय, जैसे बहुत
पहले जो लेखक थे, इतिहास लेखक, उन्होंने जीवनी पर विशेष बल दिया, लेकिन उन्होंने जीवनी से अधिक उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। रचनाओं के मूल्यांकन हेतु उन्होंने काव्य शास्त्रीय व सामाजिक दृष्टिकोण, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को समन्वित कर लोक मंगलवादी अवधारणा को प्रतिष्ठित करते हुए संपूर्ण साहित्य का मूल्यांकन किया। तो इनके मूल्यांकन का जो वो था कि लोग के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए कितनी मंगलकारी होगी वो रचना, समाज के लिए कितनी मंगलकारी हो सकती है। तो रचनाओं के मूल्यांकन हेतु पहले तो इन्होंने काव्य शास्त्रीय व समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया, साथ ही इन्होंने ये भी देखा कि काव्य शास्त्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ उस रचना में लोक मंगलवादी अवधारणा को मतलब इन्होंने प्रतिष्ठित करते हुए क्या करा, संपूर्ण साहित्य का मूल्यांकन करा। उसमें देखा गया कि लोक मंगलवादी अवधारणा है या नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इन्होंने काव्य में संप्रेषण के बाधक तत्व जैसे रहस्यवाद, प्रतीकवाद और पारिभाषिक शब्दों और प्रयोग, जो पारिभाषिक शब्द हैं उनका प्रयोग और बुद्धि प्रेरित वक्रता का भी इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। तो इन्होंने क्या किया है, इनके साहित्य इतिहास लेखन की एक विशेषता यह है कि इन्होंने मतलब पारिभाषिक शब्दों को अपने उसमें नहीं रखा, रहस्यवादिता कि मतलब कोई भी चीज रहस्यपूर्ण तरीके से कहना, प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने मतलब इनका खंडन किया है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग, बुद्धि प्रेरित वक्रता का भी इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। आगे इसमें देख सकते हैं आप, अब हम इनके काल विभाजन की बात करें कि इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को किस प्रकार बांटा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला देख सकते हैं आप, पहला काल इन्होंने बताया वीर गाथा काल, संवत 1050 से 1375 तक इन्होंने वीर गाथा काल बताया। फिर दूसरा इन्होंने दिया भक्ति काल, भक्ति काल को इन्होंने संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक संवत तक बताया। फिर रीतिकाल, रीतिकाल को इन्होंने संवत 1700 से 1900 के बीच में, और आधुनिक काल को उन्होंने संवत 1900 से अद्यतन तक, अभी तक जो चल रही परंपरा है उस तक इन्होंने बताया। तो ये तो इनका काल विभाजन था। अब आते हैं शुक्ल जी के कालों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार था। इन्होंने भी भक्ति काल का वर्गीकरण किया, भक्ति काल और रीति काल को इन्होंने वर्गीकृत किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को मेन रूप में दो भागों में बांटा। पहला आप देख सकते हैं निर्गुण भक्ति, ठीक है, दूसरा है इसमें सगुण भक्ति। अगर हम निर्गुण भक्ति धारा की बात करें तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो धाराओं में इन्होंने बांटा। ज्ञानाश्रयी की अगर हम बात करें तो इसमें कबीरदास जी आते हैं और प्रेमाश्रयी में जायसी मेन जो कवि हैं। सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। कृष्ण में हम सूरदास जी जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर हैं वो सूरदास जी के बारे में, और राम भक्ति धारा में तुलसीदास जी के बारे में। तो ये इनका जो मूल्यांकन था वो इस तरीके से था। विभाजन, कालों का वर्गीकरण, भक्ति काल को इन्होंने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण भक्ति को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, और निर्गुण भक्ति को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल को इन्होंने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, रीति काव्य और रीति स्वच्छंद काव्य। ठीक है, आधुनिक काल को भी इन्होंने बांटा है। आधुनिक काल का भी वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया है। आधुनिक काल आप देख सकते हैं ये आधुनिक काल। प्रथम उत्थान में इन्होंने भारतेंदु युग के बारे में बात की है। द्वितीय उत्थान जिसे ये अनुशासनबद्ध भी कहते हैं, अनुशासनबद्ध में इन्होंने द्विवेदी युग की बात करी है। और तृतीय उत्थान की अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग के बाद और उसके बाद द्विवेदी युग के बाद द्विवेदी युग में जो स्वच्छंदतावादी धारा चल रही थी तो इन्होंने तृतीय उत्थान उसे कहा गया। तृतीय उत्थान से इन्होंने क्या किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। शुक्ल जी ने कबीर पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव माना है। तो इनकी कुछ मान्यताएं हैं कि ये मानते हैं कि जो कबीर हैं, कबीर पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव है। सूफी काव्य शैली, इन्होंने सूफी काव्य शैली को मसनवी शैली कहा है। इन्होंने तुलसीदास को लोक मंगलवादी कवि कहा है। तो ये तो हमने
जो मुख्य रूप से कुछ कुछ पॉइंटों के आधार पर हमने जो आज अध्ययन किया वो किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से आपको आने वाले जो इतिहास लेखक है उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी नोट प्राप्त किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। और आप अध्ययन कीजिए और फटाफट से तैयारी कीजिए अपने एलटी लेक्चरर एंड अपने नेट सेट सबकी तैयारी कीजिए। ये नोट्स आपको हर जगह हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया जाएगा और इन नोट्स से आपको काफी फायदा होगा और हर तरीके से आपको ये बेनिफिशियल लगेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।